हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में हाजिर हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो में HI ट्रेड का 4th सेमेस्टर का पेपर नंबर 12 लेकर हाजिर हैं। ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये 2020 का है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार से है। इसमें जो आपका सेक्शन ए है इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है ट्रू फॉल्स का कि निर्देशित गतिविधि इतिहास सिखाने की तकनीकों में से एक है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निचली कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास एवं नागरिक शास्त्र सिखाया जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया का हिस्सा मूल्यमापन नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान सिखाने का प्राथमिक कार्य बच्चों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यह भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में सहसंबंध है। तो इतिहास और नागरिक शास्त्र में दोनों में आपस में संबंध है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2 आ रहा है और 2 के अंतर्गत आपके और भी क्वेश्चन हैं और इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि ये सेशन आपका सेकंड है। तो सेक्शन सेकंड में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि मानसिक नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो मानसिक नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मानसिक नियोजन में आपके महीने की जो व्यवस्थित करने के लिए एक मासिक योजना कार्ड टेम्पलेट का उपयोग करना शामिल होता है। शिक्षकों के लिए इसमें यह शामिल हो सकता है कि आप किन विषयों को कवर करेंगे, यानी कि आप आने वाले समय में किन विषयों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो पूरा ब्यौरा इसमें रहता है। आप छात्रों का मूल्यांकन कब करेंगे और कैसे करेंगे, ये पूरी योजनाबद्ध होती है। आप कौन सा बच्चों को होमवर्क देने वाले हैं, या फिर उनका प्रोजेक्ट कार्य क्या रहेगा, या फिर उन बच्चों को आप आगे किन किन गतिविधियों के माध्यम से बढ़ाना चाह रहे हैं, किन किन गतिविधियों में उनको अवसर देना चाह रहे हैं, इन सब का एक लेखा जोखा तैयार रहता है। एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है उन पे। तो ये आपका क्या हो जाता है कि मासिक जो नियोजन है उसके जो आवश्यक कार्य हैं, इस कार्य को करने के लिए उसकी पूर्व तैयारी क्या रहेगी, इसके बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि समस्या निवारण उपागम के गुण क्या हैं। तो समस्या निवारण उपागम के जो गुण हैं वो इस प्रकार हैं कि इस पद्धति में छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्या या चुनौती, इन दोनों चीज़ों का पहचान करना, यानी कि अगर आपके वास्तविक जीवन में कोई भी समस्या आ रही है या किन्हीं चुनौतियों से आप सामना कर रहे हैं, तो उसकी पहचान आप किस प्रकार से करेंगे, इसका गुण होना चाहिए। संभावित संसाधनों पर विचार करना, मंथन करना और उसके परिणामों का मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से इनको मार्गदर्शन किया जाता है। या इसमें और भी कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि समस्याओं और सीमाओं की पहचान करें, एक योजना विकसित करें, योजना को लागू करें,
सहायता प्रदान करें, साथ ही प्रगति का भी मूल्यांकन करें। अब अध्यापन के सूत्र क्या हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अध्यापन का सूत्र, अध्यापन का सूत्र यह होगा कि सरल से जटिल की ओर हम बच्चों को ले जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चों को जटिल प्रक्रिया सारी समझा दें, उसके बाद उनको सरल की तरफ ले जाएं, तो बच्चों के दिमाग में कभी भी कोई भी टॉपिक अगर आप समझा कर उनके दिमाग में बैठाना चाहेंगे तो उनके दिमाग में नहीं आएगा ये चीज़। तो उनको पहले सरल प्रक्रिया दें, फिर जटिल प्रक्रिया दें, पहले सरल दें, फिर धीरे धीरे करके जटिल प्रक्रिया तक उनको पहुंचाएं। नेक्स्ट है आपका कि संपूर्ण से अंश तक जाएं। संपूर्ण से अंश की तरफ यानी कि पहले उसके बारे में पूरा बता दें, फिर उसके धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टों में करके उसको पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक समझाएं। अमूर्त से मूर्त की तरफ जाएं, यानी कि पहले जो चीज़ें हमें नहीं ज्ञात हैं या हमें नहीं पता है उसके बारे में पहले हम जानें, फिर धीरे धीरे हम उसी के माध्यम से जो चीज़ें उपलब्ध रहें उनके बारे में जानें। अगला है ठोस से अमूर्त तक जाना। ठोस से अमूर्त तक जाने का मतलब यह है कि पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट हो वो पूर्ण रूप से क्लियर हो, उसके बाद हम जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है उस तक पहुंचना। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, पहले जो चीज़ें ज्ञात हैं उनके माध्यम से हम अन्य चीज़ों की खोज करें। विशेष से सामान्य की तरफ, जो चीज़ें विशेष स्थान रखती हैं और जो चीज़ें विशेष स्थान नहीं रखती हैं दोनों के बारे में अंतर के साथ में उनको जानना। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि पाठ नियोजन के घटक क्या हैं। तो पाठ नियोजन के जो घटक हैं इसमें है आपका जो शामिल है कि किसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये तीन प्रक्रियाएं यदि शामिल हैं तो जो पाठ योजना बनाई जाती है या पाठ योजना तैयार करके बच्चों के समक्ष रखी जाती है वो हमारा सफल रहेगा। यानी कि जो भी टॉपिक हम पहले से पाठ योजना के रूप में बनाते हैं उसको हमें बच्चों के समक्ष में कैसे प्रस्तुत करना है ये तरीका हमें आना चाहिए। साथ ही साथ हमें किस टॉपिक पर क्या चीज़ें उन्हें बच्चों को बतानी है जो उनके दिमाग में फिट हो जाएं, यानी कि वो बच्चे उसको अपने रुचि के अनुसार अपनी अनुकूलता के अनुसार उसको जान सकें। इसलिए हमें ऐसा टॉपिक चुनना चाहिए और हमें कैसे पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि वो जो आप पढ़ाएं उनको बोझ लगे, वो उनको रुचि लगे, रुचि ना रहे उनमें। तो इस प्रक्रिया पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चों को जो चीज़ें हम बताएं वो उस चीज़ को भलीभांति ग्रहण करें। अब किसे पढ़ाना है इस पे थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं कि पाठ योजना बनाने से पहले शिक्षक को अपने छात्र की बौद्धिक क्षमताओं यानी कि उसके तर्क वितर्क करने की, सोचने की, समझने की जो शक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही उनकी रुचियों को, उनकी पृष्ठभूमि को यानी कि वो कहाँ से आए हैं, कितना सीख सकते हैं, ध्यान अवधि को और समूह में काम करने की क्षमता व पृष्ठभूमि का ज्ञान, विशेष आवश्यकताओं व अधिगम की प्राथमिकताओं के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता है तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाना है इस चीज़ को समझ सकेंगे और बच्चों को अच्छे से पढ़ाकर उनके सोचने समझने की जो तर्क शक्ति करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका हो जाता है कि क्या पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाना है, शिक्षक को सीमित सामग्री, विषय वस्तु शिक्षक को ऐसी सामग्री जो उनके उस टॉपिक से रिलेटेड हो, विषय वस्तु, स्कूल, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम व राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मानक आदि के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि इसके बारे में शिक्षक को भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी कि क्या पढ़ाना है उसके लिए हमारे पास उस चीज़ का सामग्री होना चाहिए, यानी कि हमारे पास TLM होना चाहिए जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। आगे आ जाता है कि कैसे पढ़ाना है। तो कैसे पढ़ाने पर यानी कि सामग्री पर विचार करने के लिए प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, सहायक सामग्री, शिक्षक सलाहकार, सामुदायिक संसाधन, उपकरण, पुस्तकालय संसाधन, शिक्षक अतिथि व्याख्याता
आदि इसमें सम्मिलित होना चाहिए। यानी कि कैसे पढ़ाना है इस पे हमें विचार करके उन बच्चों के लिए क्या अनुकूल रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें उन बच्चों को वही संसाधन उपलब्ध कराते हुए पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान अध्यापक के विशिष्ट गुण क्या हैं। तो सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण विषय है जो कि बच्चे को उनके आसपास की जो दुनिया है और उसमें जो उनकी जगह को समझने में मदद करता है। यानी कि जो उनके आसपास की एक दुनिया होती है या उनके आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, उनको समझने में मदद मिलती है बच्चों को। एक अच्छे सामाजिक विज्ञान शिक्षक में कई ऐसे गुण भी होने चाहिए जो उन्हें छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने और संलग्न करने में मदद करे। यानी कि ऐसा क्षेत्र हो, ऐसा सामाजिक विज्ञान हो और उसको पढ़ाने के लिए ऐसा शिक्षक हो और उसमें ऐसे गुण भी होने चाहिए जो उन छात्रों पर अपना प्रभाव डालते हुए और अपने ज्ञान का भी प्रभाव डालते हुए उनको एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो जाए। यानी कि सामान्य बालक के साथ साथ जो हमारा दिव्यांग बालक है, दोनों एक साथ पढ़ सकें, परस्पर एक दूसरे से संबंध रखते हुए। अब इसके कुछ गुण इस प्रकार हैं, जैसे कि विषय के बारे में जुनूनी, यानी कि शिक्षक जो हो वो जो विषय पढ़ाता हो उसके बारे में उसको ऐसा जुनून होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक बचे ना जो उसको आ ना जाए। यानी कि कोई ऐसा टॉपिक ना रहे कि उसको अगर नहीं आ रहा है तो वो खोजने में कतराए या फिर उसको समझाने में कतराए, नहीं आ रहा तो उसको खोज कर कहीं से भी लाए लेकिन समझाए। अगला हो जाएगा उत्कृष्ट संचार कौशल। ऐसा न हो कि शिक्षक जो भी बता रहा हो उसकी बातों को सुनने में बच्चे असमर्थ रहें या फिर बच्चे उसको सुनना पसंद ना करें, अपनी रुचि जाहिर ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके संचार कौशल में उतार चढ़ाव के साथ साथ लयबद्ध होना चाहिए ताकि वो बच्चे उसको अच्छे से सुने। जानकार और अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, यानी कि शिक्षक जिस टॉपिक को भी लेकर बच्चों के समक्ष में जाए तो उसके बारे में उसे संपूर्ण जानकारी भी हो और अच्छी तरीके से वो तैयार भी हो। धैर्य और सहानुभूति हो, ऐसा ना हो कि शिक्षक ही हाइपर हो जाए क्लास में, तो हाइपर नहीं होना है और उसके अंदर सिंपैथी बनी रहे, बच्चों के प्रति सहानुभूति बनी रहे। रचनात्मकता हो, यानी कि उसमें कलात्मकता भी शामिल हो, रचनात्मकता शामिल हो कि उसको किस प्रकार से बच्चों के समक्ष वो प्रस्तुत करे कि बच्चे उसको जानने में इंटरेस्टेड रहें। अगला है समावेशिता हो, यानी कि सकलांग बच्चों के साथ साथ हमारे दिव्यांग बच्चे भी उसमें शामिल रहें। तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान के जो विशिष्ट गुण हैं एक अध्यापक में, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान सिखाने के उद्देश्य क्या हैं। तो सामाजिक विज्ञान सिखाने के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे कि पर्यावरण को की जो जागरूकता है वो बच्चों में लाना, यानी कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। आलोचनात्मक सोच, यानी कि पर्यावरण के प्रति आलोचनात्मक सोच ना हो बच्चों की, सामाजिक जागरूकता हो और उनमें सहानुभूति भरपूर हो। अब हम बात करेंगे सेक्शन 4 की, जिसमें विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है कि इतिहास सिखाने की विभिन्न पद्धतियां कौन सी हैं। तो इतिहास सिखाने की जो विभिन्न पद्धतियां हैं उसमें आपका एक आ जाएगा स्रोत विधि, दूसरा खोज विधि, तीसरा परियोजना विधि, चौथा कथात्मक विधि, अगला है अपना कि जीवन गाथा विधि, नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक विधि और 7 नंबर है कि प्रयोगशाला विधि, नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, उसके बाद आपका योजना विधि है, फिर व्याख्यान विधि है और वाद विवाद विधि है। तो इसमें जिस बच्चे ने इसको सॉल्व किया है
उसने इसको विस्तृत में नहीं किया है। तो आप लोग जब भी लिखेंगे तो स्रोत विधि क्या है इसके बारे में पूरा लिखेंगे। खोज विधि क्या है, जो कि ह्यूरिस्टिक इसमें आपके शामिल है, तो आर्म स्ट्रांग इसमें शामिल है, तो ये पूरा इसके बारे में भी आपको लिखना रहेगा। परियोजना विधि क्या है इसके बारे में भी आपको लिखना है, क्योंकि इतिहास सिखाने की जो विभिन्न पद्धतियां हैं उसमें आपके ये स्रोत विधि, खोज विधि, परियोजना विधि, कथात्मक विधि और जीवन गाथा विधि ये सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन इस बच्चे ने इसको विस्तृत रूप नहीं दिया है, आप लोगों को इसको विस्तृत रूप में करना है। आप लोग केवल एक नमूना इस देखिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमें पढ़ना क्या है, तैयारी कौन सी करनी है और किस किस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें पढ़ के जाना है। तो आप देख सकते हैं इनमें विभिन्न पद्धतियों के बारे में पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी स्क्रीनशॉट के अनुसार आप इसको विस्तृत रूप में पढ़ लें, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्रयोगशाला विधि के साथ साथ समस्या समाधान विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि और वाद विवाद विधि ये सभी शामिल हैं और सभी को आपको विस्तृत रूप में पढ़ के जाना है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इतिहास सिखाने के उद्देश्य लिखिए। पाठशाला पाठ्यक्रम में इसके महत्व को विस्तृत रूप में स्पष्ट कीजिए। तो इतिहास सिखाने के उद्देश्य क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसमें देखते हैं कि इतिहास सिखाने के उद्देश्य क्या हैं। इतिहास सिखाने के उद्देश्य में आपका आता है पहला कि अतीत में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, ये आपका पहला उद्देश्य है। समाज के विकास को समझना। नेक्स्ट है आपका पिछली सफलताओं और विफलताओं से कुछ सीखना और वर्तमान में घटनाओं पर व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करना। आगे है कि पाठशाला पाठ्यक्रम में इतिहास का महत्व क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इतिहास सिखाने के उद्देश्य हैं, केवल यहाँ पे 3 उद्देश्य लिखे हैं, तो इन तीनों को आप थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखेंगे। यहाँ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं ये विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है। ये आपको हम नमूने के तौर पर पेश कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। आप इसको अपने पेपर में कैसे लिखना है उसी के अकॉर्डिंग मत समझिएगा, आप इसमें विस्तृत रूप में सारी चीज़ें लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि पाठशाला पाठ्यक्रम में इतिहास का महत्व क्या है। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा जो पद्धति के अंतर्गत आने वाला जो इतिहास शिक्षण का विद्यालय विषय के रूप में सूत्रपात किया गया, इस पद्धति में इतिहास को ब्रिटिश स्कूलों का अनुकरण करके, यानी कि उनकी नकल करके भारतीय विद्यालयों में भी परीक्षा के रूप में इसको सन्निहित किया गया है, यानी कि इसको शामिल किया गया है। और विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास के महत्व को भी स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विचारकों तथा लेखकों ने अपने अपने जो मत दिए हैं या जो अलग अलग प्रकार के अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो मत है वो के.बी. चौधरी का मत है। इन्होंने इतिहास को सार्वभौमिक रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय माना है। ये समाज में मनुष्य के विकास का अध्ययन करते हैं। यद्यपि इतिहास जो है ये अधिकांशतः अतीत से ही संबंधित होता है, परंतु यह वर्तमान में भी इस पर बल देता है। नेक्स्ट है आपका ग्रांट रॉबर्टसन का मत। ग्रांट रॉबर्टसन का जो मत है, इनका मत है कि इतिहास द्वारा छात्रों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है। अर्थात ये कह लीजिए कि इतिहास स्वयं ज्ञान का भंडार है, जिसमें बालक स्वेच्छा अनुसार यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार अन्वेषण करता है और इसी के द्वारा बालकों को पथ प्रदर्शित भी किया जाता है, यानी कि उनको किस पथ पर चलना है इसके बारे में ज्ञान होता है। इसके द्वारा छात्रों की जिज्ञासा को भी संतुष्ट किया जाता है कि उनके दिमाग में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार उठ रहा है या प्रश्न उठ रहा है तो वो शांत किया जा सके। इतिहास को विभिन्न राष्ट्रों या व्यक्तियों या उनके विचारों या परंपराओं या फिर प्रथाओं तथा समस्याओं का जो ज्ञान है ये इसकी के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की कि सामाजिक विज्ञान सिखाने के लिए
इस्तेमाल किए जाने वाले विविध प्रकार के अध्ययन अध्यापन सामग्री को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको विस्तृत उत्तरीय जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्ची ने चारों क्वेश्चन लगभग हमें लगता है टच किया है। उस बच्ची ने नहीं 3 क्वेश्चन उसने टच किया है। तो आप लोग भी ये 3 क्वेश्चन इस प्रकार से देख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे उसके बारे में आप विस्तृत उत्तर के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। इस बच्ची ने इसको विस्तृत रूप में नहीं किया है। आप लोगों को इसका एक ये पैटर्न लेके आपको आगे तैयारी करनी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान सिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो अध्ययन अध्यापन सामग्री है, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो इसमें सहायक सामग्री कौन कौन सी है देखते हैं। इसमें आपका आ जाएगा परंपरागत सहायक सामग्री, और परंपरागत सहायक सामग्री के अंतर्गत आपका आता है श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक। ये और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं, लेकिन परंपरागत में आपके श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक ये दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट है शाब्दिक सामग्री। शाब्दिक सामग्री में जैसे कि कहानी, लोकोक्तियाँ, ये मुहावरे, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रदर्शनात्मक सामग्री। तो प्रदर्शन के रूप में आपके मानचित्र शामिल होता है, रेखा चित्र शामिल होता है, मॉडल्स होते हैं, चित्र चार्ट होते हैं, ग्लोब होते हैं, टीएलएम होता है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में आपका ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, या फिर आपका मोबाइल भी आ सकता है, जो कि उधर से जब भी फ़ोन वगैरह आता है तो वो सुनाने का कार्य करता है आपके कानों को। नेक्स्ट है आपका कि श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री में आपके चलचित्र आएगा, फिल्म आएगा, और फिल्म के छोटे छोटे पार्ट भी इसमें शामिल रहेंगे। नेक्स्ट है अन्य सामग्री। तो अन्य सामग्री में आपके पर्यटन, यानी कि पर्यटन स्थल और पर्यटन जो भी क्षेत्र होंगे वो सभी इसमें शामिल होंगे। धार्मिक जगह जो आप लोग घूमने जाते हैं, जैसे वैष्णो माता गए आप, या फिर आप मथुरा जा रहे हैं, राजस्थान घूमने जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, पर्यटन स्थल भी है। चित्रकूट घूमते हैं, अयोध्या धाम में आप श्री राम लला के दर्शन भी करने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी अन्य सामग्री के अंतर्गत पर्यटन स्थल या पर्यटन क्षेत्र ये सभी शामिल होते हैं। इसके साथ ही इसमें लघु पर्यटन भी होता है, सामान्य पर्यटन भी होता है, और बृहद पर्यटन भी स्थल भी होता है। ये सभी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि छोटी जगहों पे भी जब आप जाते हैं तो वहाँ भी कोई एक छोटा नमूना जिसको देखकर आप आएँ। सामान्य पर्यटन, यहाँ पर सभी यात्री बिना किसी झिझक के, या फिर कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा वो चर्चित ना हो, बहुत फेमस ना हो, तो वो भी एक सामान्य तरीके से पर्यटन स्थल माना जा सकता है। और बृहद में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, इसमें आपके पूछा गया था कि सामाजिक विज्ञान सिखाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के अध्ययन अध्यापन सामग्री, वो क्या हैं। तो ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं जिनके माध्यम से बच्चा कुछ भी सीखता है। तो ये आपका जो पेपर नंबर 12 है, इसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ये एचआई के बच्चे जो हैं हमारे, वो इसको ज़रूर देखें और इससे अपनी तैयारी बेटर करें। इससे भी अच्छा आप लोग पेपर सॉल्व करें, ताकि आप लोगों के आने वाले पेपर में आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चलिए, तो इसी के साथ में मुझे विदा दीजिए। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे और भी आप लोगों के कमेंट देखकर मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो प्रोवाइड करूं। यदि वीडियो में कहीं कुछ कमी आ रही है तो उसको भी बताएं। हमारे एक वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है, वो भी जल्द ठीक कर दिया जाएगा, या फिर आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें।